हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, सुपर टेट एग्ज़ाम 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आए हैं। ईवीएस एमसीक्यूज़ में आज हम 25 प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न 110% दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। ये छपने वाले एग्जाम में प्रश्न होंगे। पहला सेट है तो बेहतरीन से हल कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइए। 25-26 प्रश्न है, ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए और क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए। बहुत ही बेसिक से पहले प्रश्न से चलेंगे और अच्छे लेवल तक के प्रश्न करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद अपना आकलन जरूर करें, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण कौन सी गैस हो। फिलहाल अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न हो सकता है देखने को मिलेंगे। राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैस है, ठीक है। अच्छा, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? औद्योगिक कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा, कृषि से प्राप्त कचरा या खानों से प्राप्त कचरा। तो आपको याद रखना, अगर जल प्रदूषण पूछा जाता है, देखिए खानों से अगर कोई प्राप्त कचरा होता है तो वो जल प्रदूषण का कचरा नहीं माना जाता, ठीक है। तो चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी औद्योगिक कचरा तो जल प्रदूषण के लिए बहुत हानिकारक होता है। आपने देखा होगा उद्योगों से कचरा निकलता है, ठीक है। आपको ऐसे प्रश्न याद रखने हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% छपने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण आयोग या जल संसाधन विभाग। तो आपको याद रखना है, इसमें हम ये सभी लगाएंगे। ये सभी जो होते हैं ये आपको याद रखना भारत में चेतावनी देते हैं बाढ़ आने की, ठीक है। तो मैक्स एजुकेशन आपके लिए सुपर टेट एग्जाम के लिए ईवीएस की बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला लेकर आया है। 25 प्रश्न है, इनमें से अपना स्कोर, अपना आकलन हमें लास्ट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा पत्तन यानी कि बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय और अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? राइट आंसर क्या होगा बताइए सर? कहाँ पर? पूर्वी तट पर। तो आपको याद रखना है, ये आपका पूर्वी तट है, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है? पूर्वी तट। ये आपका कौन सा है? पश्चिमी तट। आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी, ठीक है, पश्चिमी तट। तो आपको याद रखना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा शायद पारादीप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, राइट आंसर क्या है? पारादीप। पारादीप आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब से कमेंट बॉक्स में बहुत ही ईजी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए पारादीप कहाँ पर स्थित है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताना है आपको। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या ग्राम पंचायत का जो कार्य होता है वो क्या होता है? बोलेंगे ग्राम पंचायत का क्या कार्य है? 1 मिनट रुक जाएंगे भाई साहब, 1 मिनट। ओके ओके ओके, 1 मिनट। चलिए, ये प्रश्न हमने कर लिया है। ये प्रश्न हमारा है, क्या बताना है ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है। देखिए ग्राम पंचायत का हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कार्य देखेंगे कि ग्राम पंचायत जो होती है वो पर्यावरण से रिलेटेड अपने पंचायत में क्या कार्य करती है। सर पानी के स्रोतों का रखाव बिल्कुल करती है। जो भी पानी के स्रोत हैं, जैसे सरकारी नल, आपने नलकूप वगैरह का जो साधन होता है सरकारी नल समझते होंगे, उनका जो रख रखाव हो ग्राम पंचायत प्रधान के अंतर्गत आता है। विद्यालय का निर्माण, हाँ कुछ हिसाब से जैसे आंगनबाड़ी विद्यालय होते हैं उनका निर्माण कौन करवाता है? वो ग्राम पंचायत ही करवाती है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची बनाना है, जिसमें गल्ला वगैरह आपने देखा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी होगा। चौथा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। एक और प्रश्न देखिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है बताइए निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। मतलब पर्यावरणीय जो ह्रास होता है उसके कारण एक आपदा उत्पन्न होती है। उस आपदा को हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहेंगे, बाढ़ एवं सूखा कहेंगे, वनों की आग कहेंगे, या ये सभी? राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का बताइए। क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है बाढ़ और सूखा। बाढ़ और सूखा एक ऐसी आपदा है जो पर्यावरणीय ह्रास से उत्पन्न होती है। राइट आंसर क्या होगा? दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है। एक और प्रश्न लीजिए, क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिलता है? देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मैं बात करूं सर, ये सतलज, और जो सतलज आपकी नदी है और प्लस व्यास, ये व्यास नदियों का जो संगम है, यहीं पर एक बांध बनाया गया जिसे आप हरीके बैराज कहते हैं, ठीक है। हरीके बैराज कहते हैं। हरीके बांध से सतलज नदी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, ठीक है। ये आपको याद रखना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को आपका जल देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इसकी शक्ति राजस्थान के पास, आपको याद रखना है इसका जल सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए इंदिरा गांधी नहर को पानी कहाँ से मिलता है, तो क्या बोलेंगे? सतलज और व्यास नदियों से मिलता है। इनमें सबसे ज़्यादा आप प्राथमिक, अगर दोनों ऑप्शन है तो इसमें आप प्राथमिक जो होगी वो सतलज नदी को ही कहेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या बताना है जलजनित बीमारी का उदाहरण कौन सा है? बोलेंगे जलजनित बीमारी कौन सी? डिप्थेरिया,
टिटिलिस, डायरिया या खसरा। देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 110% छपते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा सर? डायरिया। डायरिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अपना आकलन करते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना जरूर भूलें। अब लीजिए ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, क्या होगा राइट आंसर? अगला प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, 110% सर पर्यावरण कह रहा है कि पर्यावरणीय शिक्षा का क्या उद्देश्य है, बताइए। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जब आता है तो आपकी वो नॉलेज चेक करता है कि आपने एग्जाम जब देने आए हैं तो आपने किस प्रकार से पढ़ा है, क्वेश्चनों को किस प्रकार से आपने समझा है। कह रहा पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण ही पर्यावरण की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। आपको याद रखना है क्वेश्चन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। एक और प्रश्न दोस्तों लीजिए, कह रहा बताइए निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में से किसका पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है? क्या सर ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण प्रदर्शनी या पर्यावरण दिवस? राइट आंसर क्या होगा? मतलब पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से होगा। राइट आंसर क्या है बोले? अगला प्रश्न इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपको याद रखना ग्रीन ओलंपियाड होगा। क्या होगा? ग्रीन ओलंपियाड पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों में से। एक और प्रश्न कह रहा पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? हालांकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लेकिन आपको ये प्रश्न पता होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 5 जून 1972 को आपके यहाँ स्थापना होती है विश्व में यूएनईपी, यानी कि यूएनईपी जिसे आप पर्यावरण का एक संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है, इसे यूएनईपी की स्थापना होती है। तो उसी अच्छा फिर क्या हुआ सर 1974 से, कब से? सॉरी 1972 है, 73 नहीं है, 1972 है। ठीक है, क्या है सर? 1972 में स्थापना होती है। ठीक है, अच्छा पहली बार 5 जून 1974 को आपका दिवस मनाया गया था। आपको याद रखना कब से मनाना स्टार्ट हुआ? तो 5 जून जो ये था 1974 से मनाना स्टार्ट हुआ। आपको ये बात याद रखनी। अच्छा उसी के बाद फिर क्या हुआ? इंदिरा गांधी जी ने 1973 में अपने यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। आपको ये बात याद रखनी है। 5 जून इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। एक और प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि बताइए राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकता है? यानी कि आप किसी विद्यालय में जब पढ़ाने जाते हैं तो आपको बताना है आप किस रणनीति के द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। क्या उन्हें खेलकूद के द्वारा, या पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री क्रियाओं द्वारा, या परीक्षाओं द्वारा, या इनमें से कोई? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए। क्या रहा है? पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री की क्रियाओं द्वारा। कहने का मतलब है आप पर्यावरण की बुक ही ले लीजिए, तो उसमें क्या होगा? जब आपका पाठ्यक्रम दिया होगा उसी हिसाब से जब आप उसकी पाठ्य की सामग्री की जो क्रिया होगी वो करवाएंगे तो क्या होगा? आप विद्यालयों के जो विद्यार्थी होंगे उनके दिलो दिमाग में पर्यावरण की जागरूकता अपने आप पैदा होगी। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का बिल्कुल बहुत करेक्ट आंसर है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में सुपर टेट में 110% दोस्तों देखने को मिलेंगे, और ये वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और आप इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस आपको MX एजुकेशन पर मिलेगी, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जरा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का संपूर्ण विकास, पुरुषों का संपूर्ण विकास, महिला सशक्तिकरण? नहीं, मैं आपको बताता हूं नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास ही क्या है? भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लेख। अच्छा पर्यावरण से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि बताइए पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जो है ये किस आर्टिकल में कहा गया? पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए प्रयास करना ये किस आर्टिकल में कहा गया? मैं आपको बता देता हूँ, ये DPSP का पार्ट है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। तो आपको बताना किस आर्टिकल में है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक विज्ञान का कौन सा घटक शामिल नहीं है? यानी कि जो सामाजिक विज्ञान होती है इनमें से कौन सा घटक आपका शामिल नहीं होता? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, ये आपके सभी शामिल होते हैं, लेकिन व्यवसायिक जो होता है ये आपका सामाजिक विज्ञान का पार्ट नहीं है। तो चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको खुद ये प्रश्न पता होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? ये प्रश्न बड़ा है तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और फिर मैं आपको ऑप्शन भी दिखाते चलता हूं। प्रश्न बड़ा है तो इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए, मतलब आप प्राथमिक स्तर पर टीचर हैं, ठीक है, फिर आप क्या करते हैं सर? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? मतलब इसको अपने आप में आप समझिए। अपने आप मान लिया आप एक टीचर बनते हैं, ठीक है, और टीचर बनने के बाद आप पर्यावरण के ही टीचर मान लिया बनते हैं, ठीक है। अब फिर इन्वायरमेंट जब आप पढ़ाने गए तो उसके अध्ययन में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मतलब पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं। ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं?
कह रहा है कि क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना, या आकलन से सफलता प्राप्त करना, या विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, या कह रहा सीखने वाले को प्रकृति और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण से जोड़ना। तो मैं देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर चौथा ही होगा। यानी कि जब आप एक प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने जाते हैं इन्वायरमेंट, तो आप इसे उन्हें कैसे समझाएंगे? जो सीखने वाला होता है उसको प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण से जोड़ना, यानी कि जो उसको क्या करें आप पर्यावरण से ही सीधा जोड़ दें, पर्यावरण से जोड़ने। और पर्यावरण से आप किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, मैंने भी इसके पिछले प्रश्नों में बताया था। आप सामग्री के अनुसार, आप उनके पाठ्यक्रम के अनुसार, इस अनुसार आप उन्हें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एक बार मैं छोटा कर रहा हूँ, आप प्रश्न को फिर से देख लीजिए और ऑप्शन को दोनों को साथ साथ समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज इनको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, एक लाइक थम्स अप जरूर कर दे और स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहें। ठीक है, एक और प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बताना है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए, क्या कह रहा है सर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है, कौन सा नहीं? स्मरण, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, या सहयोग। देखिए, आप पर्यावरण के अध्ययन में जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे, मान लिया आपने कोई चीज़ पढ़ी है, अब आप जब उसमें बारीकियां रह जाती हैं कोई चीज़ को, तो आप क्या उसे प्रश्न पूछकर ही उसकी खामियां दूर कर दें। तो प्रश्न पूछना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगली बात, क्या न्याय और समानता के ऊपर विचार करना। जब तक आप उसमें समानता नहीं देखेंगे, न्याय नहीं देंगे, तो उन पर विचार नहीं करेंगे, उनके प्रति चिंता नहीं करेंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये भी होगा आपका। सहयोग तो बहुत ज़रूरी है। राइट आंसर क्या है, कौन सा उपयुक्त नहीं होगा? तो वो स्मरण होगा। ठीक है, राइट आंसर ए ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों दिखा देता हूँ आपको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? इसको बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से पढ़िए, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं। क्या बताइए, क्या प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? यानी कि आप कोई चीज क्या करें, मान लिया आप इन्वायरमेंट ही पढ़ा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मान लिया आप क्या भारत का मैप बनाना चाहते हैं। क्या सर, भारत का मैप बनाना चाहते हैं, यानी कि मानचित्र शिक्षण करना चाहते हैं, तो आप कौन सी प्रयोग जो युक्त है वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रयुक्त होकर कर सकते हैं आप? चलिए मैं ऑप्शन दिखाता हूं। पहला कह रहा है कि अध्यापक द्वारा श्याम पट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों पर स्थित बताने का कहना। अगला प्रश्न है, कह रहा है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा को एटलस दिखाना, शिक्षार्थी जो मतलब विद्यार्थी हैं आपको उनको एटलस दिखाना और स्थानों की स्थिति ज्ञात करना, या शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं का संक्षेप में स्थिति और दिशा को ध्यान केंद्रित करें। ये बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसमें जो आपका ये देखिए कह रहा अपने निकटतम परिवेश पर मानचित्र बनाए। जब आप अपने निकटतम परिवेश को आपने क्या होगा ज़्यादा बार देखा होगा, बच्चों ने अपने निकटतम परिवेश को ज़्यादा बार देखा होगा, तो आप जब उस चित्र का मानचित्र बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो आपके दिमाग में सर फिक्स होता है, तो आप उसका एक एक चित्र बहुत ही मनोरम मतलब बिल्कुल इत्मीनान से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा ही होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, मैं आपको ऑप्शन का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत अच्छे से आपको ये प्रश्न समझना है, छपने वाले प्रश्न लेकर आया हूँ। इन्वायरमेंट से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, मतलब सुपर टेट के लिए साइंस चाहे हो गया, करंट अफेयर होगा, हर विषय की तैयारी मैं करवाऊंगा, आप बस जुड़े रहिए। ठीक है, मैक्स एजुकेशन आपके लिए हर वक्त आपके लिए तत्पर रहेगा। राइट आंसर क्या होगा अगले प्रश्न का? अगला प्रश्न उससे भी ज्यादा बेहतरीन, ध्यान से पढ़िए, मैं ऑप्शन दिखाता हूं आपको। कह रहा बताइए, कक्षा 5 की अध्यापिका महिला चाहती है, मतलब अध्यापिका महिला चाहती है, आप महिला हैं, आप एक टीचर हैं महिला के रूप में, तो आप क्या चाहती हैं? ये महिला लिखा है, इसे महिला कर लीजिए। ठीक है, महिला लिखा है, ठीक है, महिला, इसको आप महिला कर लीजिए। ठीक है, महिला चाहती है कि उसके विद्यार्थी आस पड़ोस के पौधों का अवलोकन करें, सार्थक अधिराम मतलब सीखने के लिए उसके बच्चों को क्या करने के प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब एक महिला है, क्या है? एक महिला, आप ही लोगों में से कोई एक महिला है, टीचर बनती हैं। क्या होती है सर? महिला क्या बनती है? टीचर बनती हैं। अब वो चाहती हैं, महिला है, टीचर बनती हैं, अब वो क्या चाहती हैं कि जो उनके बच्चे हैं, जो उनके पास पढ़ रहे हैं, वो सीखने के लिए क्या करें सर? सीखने के लिए क्या करें? उन बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते, तो क्या आसपास पौधों का अवलोकन करने के लिए, किसके लिए? आसपास पौधों का अवलोकन के लिए। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, समझाना कि पौधे में सजीव होते हैं, यह समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, अधिकतम पौधों का नाम लिखाना, या उनकी ऊंचाइयां, पत्तियां, गंध और उगने के स्थान का अंतर अवलोकन करना। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए,
आपने देखा होगा कि किसी भी पेड़ की ऊंचाई समान नहीं होती है, तो ये तो बहुत, पत्तियां भी उनकी समान नहीं होती, गंध भी उनमें अलग अलग आती है। और उगने, देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ हमारे यहाँ देखें आपने क्या देखा होगा, ताड़ के वृक्ष देखे होंगे आपने, क्या देखा होगा सर, जैसे आप चले जाए टेगा और टुंडा वन, उनकी हर स्थिति आपने जब इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने क्या देखा होगा, जो आपके भूमध्य रेखा पर जुड़ते हैं उन्हें आप भूमध्य रेखीय वन कहते हैं, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय, फिर आप कहते हैं कि नीचे आपको टुंडा टेगा वन देखने को मिलते हैं, तो आपको उनके स्थान से अलग एक जानकारी भी अलग मिलती है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर ये भी आपका चौथा भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना यही आपका राइट आंसर होगा। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। ये प्रश्न वो प्रश्न है जो आप एग्जाम में सर छोड़कर चले आते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ हाजिर हुआ हूं, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। कह रहा है यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है बताइए। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत से ये पीडीएफ को तैयार किया गया है, पीडीएफ पसंद आए, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों में अपने दोस्तों में शेयर करें। नया चैनल है, नई मेहनत है, नया जोश है, एक एक बात पर चर्चा होगी, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए, ठीक है, एमएक्स एजुकेशन आपके लिए बहुत कुछ करेगा, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का बताइए। तो आपको अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र होते हैं, नेत्र स्थित होते हैं और घूम नहीं सकते। इनके क्या होते हैं, जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं, इसलिए घूम नहीं सकते, इसलिए अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते रहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक और रहा, राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए, रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। मतलब रीना क्या करती है, आम पसंद करती है। आम तो आपने सुना होगा जाड़े के मौसम में तो होती नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से वह तरीका कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिए क्या है, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, भाई ये तो तरीका गड़बड़ है। प्लास्टिक के थैले में रखना, ये तो बहुत गलत है। रेफ्रिजरेटर से वंचित करना, भाई रेफ्रिजरेटर से कैसे बन सकता है। तो राइट आंसर सबसे उपयुक्त विधि क्या है, आप क्या करें सर, अचार बना लें, आम का अचार बना लें, अचार और आम का पापड़ बना लें, आम का अचार बना लें या उनका पापड़ बना लें, तो क्या बनेगा, ये जाड़े के लिए संरक्षित कर सकती हैं रीना, ठीक है। मान लिया ये कोई काल्पनिक नाम ले लिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में सर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ये देखिए थोड़ा हटकर प्रश्न है, कह रहा केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। बताइए केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश जो है ये केरल के क्या है सर, निकटवर्ती राज्य होते हैं, ठीक है। एक और प्रश्न लीजिए आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा कि कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक आगे की कक्षाओं में उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, देखिए मान लिया कोई किसान है, ए नाम का कोई किसान है, क्या है, ए नाम का कोई किसान है। अब वो क्या कर रहा है, उसका खेत है, अब खेत में वो लगातार उर्वरक डाल रहा है और क्या कर रहा है, धान की खेती कर रहा है, बताइए। अब देखिए लगातार कोई खेती आप करते हैं तो मृदा की जो उर्वरता होती है उसमें कमी आती है। अब मृदा की उर्वरता में कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगी भैया, बंजर हो जाएगी मृदा में। क्या फर्क कह रहा, खेतों की मृदा क्या होगी, बंजर हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा, तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए सर क्वेश्चन बड़े हैं, थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैं इसलिए पूरा आपको समझा कर चलता हूँ, थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग भी, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये लीजिए ये प्रश्न आपके, फिर मैंने क्या बोला, जब मैं प्रश्न लाया हूं तो ये ऐसा ही प्रश्न लाया हूं कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा। क्या करा नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मतलब मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है तो वह अपनी दिशा किस प्रकार रखेगा। देखिए सबसे पहले मान लिया भारत में आप दिल्ली के यहाँ देखते हैं, ऊपर देखते हैं, उसके नीचे आप क्या देखते हैं सर, मध्य प्रदेश इस प्रकार है, एमपी, और झारखंड इस प्रकार छत्तीसगढ़ के आसपास छत्तीसगढ़ के पड़ोस में आपको झारखंड रांची देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दिल्ली से वो क्या आएगा, दक्षिण को आएगा। कैसे आएगा, दक्षिण, और दक्षिण से फिर कहाँ जाएगा, पूर्व की ओर जाएगा। ऑप्शन मिले जहाँ आप ठोक दीजिए, कह रहा दक्षिण दिशा और फिर कहाँ जाएगा, पूर्व दिशा। तो तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक और प्रश्न देखिए क्या कह रहा नीचे दिए गए कुछ जानवर आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सी विशेषता इनमें सिमिलर पाई जाती है। छिपकली, गौरैया और कछुआ सांप। छिपकली, गौरैया, कछुआ सांप, इनमें एक सिमिलर मतलब एक सामान्य विशेषता क्या पाई जाती है, ये अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं। कछुआ, गौरैया भाई जहरीले नहीं होती, तो ये तो ऑप्शन चला जाएगा। वे भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, गौरैया भूमि जल दोनों में नहीं रहती। छिपकली भी ऐसा कोई गुण नहीं है। उनके शरीर हल्के और ढके होते हैं, ठीक है। गौरैया का भैया शरीर मुझे नहीं लगता ढका होगा, छिपकली का भी ढका नहीं होता, हल्का जरूर होता। कछुआ का सिर्फ ढका होता, इसका भी नहीं ढका होता। तो राइट आंसर क्या होगा, वे अंडे देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है सर, वे
अंडे देते हैं? राइट आंसर ए होगा। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आपके समझने पर, आपकी बुद्धि पर आधारित प्रश्न है। कह रहा बताइए राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब क्या है सर? आप इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण अध्ययन के लिए, शिक्षण के लिए आप कहानियों और कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। तो आप बताइए इनका उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो देखिए इनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सीखने की जो संदर्भता है और वातावरण प्रदान किया जाए, मतलब जो सीखने की एक रुचि है सीखने में। देखिए कहानियाँ क्या करते हैं, आप बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बीच में कहानियाँ सुनाते रहना चाहिए, जिससे उनकी जो सीखने की डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होगा। अंतिम प्रश्न पर धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा 25 प्रश्न थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। दोस्तों अपना आकलन जरूर करें। मेहनत पसंद आई हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही मेहनत से करने का मतलब है पीडीएफ को तैयार किया गया। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। कह रहा एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय में अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। देखिए जलाभाव मतलब जल का अभाव, जलाभाव मतलब जल का वो अभाव बनाना चाहती है। और बच्चे क्या हैं? कक्षा 4 के हैं। तो अब कक्षा 4 में बच्चे किस उम्र के होंगे? लगभग आप मान लीजिए कि 10 से के आसपास, 10 वर्ष के आसपास। तो इनका क्या चल रहा है? ये बचपन चल रहा नहीं, बताइए बचपन चल रहा नहीं। तो वो क्या बताएगी कि जल के अभाव में बचपन में आप जल को किस प्रकार उपयुक्त कर सकते हैं, जल का बचाव आप किस प्रकार कर सकते हैं बचपन में। ठीक है, बचपन में आप जल का बचाव किस प्रकार कर सकते हैं यही सिखाएगी। तो आपको ऑप्शन क्या कर रहे हैं? ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये देखिए तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा कि यह पता करके उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ कर दें। उनका दैनिक जीवन है, प्रारंभ ही चल रहा है, बचपन चल रहा है, तो वो अपने दैनिक जीवन में बचत कैसे कर सकते हैं जल की। तो जल का अभाव इसी प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चों को जल संरक्षण के नारे लिखवाने, ये तो कोई बात नहीं, नारे लिख के कौन पढ़ रहा है बच्चा। ठीक है, उपरोक्त विषय पर लिखित परीक्षा का आयोजन, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जल का पोस्टर बना नहीं भैया, सीधा क्या है उनके आप बचत में, उनको जीवन में बचत बताएं। ये प्रश्न वो है, आप बिना इन पर क्या अपने दिमाग पर सोचिए और आंसर लग जाएगा। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कह रहा है राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश में राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल से पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? राइट आंसर गोवा होगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनके जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बताना है जैव विविधता अधिनियम कब आया था, जैव विविधता जो अधिनियम आया था, कुछ अधिनियम आपसे पूछा हूं, जैव विविधता अधिनियम बताना है। ठीक है, वन्य जीव अधिनियम आपको बताना है, वन्य जीव अधिनियम बताना है, और पर्यावरण अधिनियम बताना है। ठीक है, पर्यावरणीय जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था ये बताना है। ठीक है, राइटिंग कोई बढ़िया नहीं है, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छे से आपको एक एक बात पॉइंट पता चली है। अपना कमेंट बॉक्स में हमारे बारे में राज जरूर लिखें। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।